परागी बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सब ठीक है? बड़े दिनों से दिखी नहीं किताबें लेते हुए। अरे हाँ, तुम्हारी बड़ी दीदी की शादी थी ना, उसमें बिजी होंगी। जी। अरे भाई, हमारी तरफ से तुम्हारे पापा को सॉरी कहना, आ नहीं पाया शादी में। बढ़िया हो गई शादी? जी। अच्छा, यूपीएससी की लेटेस्ट किताबें आई हैं, जाओ जाकर चेक कर लो। अरे भाई, एग्जाम सर पर है ना? जाओ। आइए संजय बाबू, कैसा रहा कोचिंग का पहला दिन? हाँ हेलो, हाँ मैं अभी आया, 2 मिनट। संजय तुम बैठो, मैं अभी आया। जी हाँ हाँ हाँ, मैं बस पहुंचा। रुको। ये जो टी शर्ट के अंदर किताब छुपा कर ले जा रहे हो, निकालो निकालो निकालो। भैया मैं माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा होता तो तुम तो ये किताब चोरी करके ले जाते। हाँ तो चोरी की तो कोई मजबूरी होगी ना जिसकी वजह से उसने चोरी की है। पैसे ना होने की वजह से गरीब इंसान पढ़ाई छोड़ दे। एमआरपी देखिए बुक की 500 की है। 50 रुपए की चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास। धागों से काम चला रहे। कहां से खरीदेगा इतनी महंगी किताबें? और पढ़ेगा नहीं तो गरीबी में ही रहेगा ना हमेशा वो। क्यों? औकात से बढ़कर सपने देख रहा है। सपने औकात के हिसाब से नहीं देखे जाते, औकात बदलने के लिए देखे जाते हैं। पर यह बात आप पैसे वालों को ना जाने कब समझ में आएगी। मेरे पास बहुत पैसे तो नहीं, इसकी इस किताब के दे सकूं इतने तो है, क्योंकि मैं किसी और पढ़ने वाले के सपने टूटते हुए नहीं देख सकती। जो मेरे साथ हुआ है मैं इस बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। थैंक यू दीदी। किताब के पैसे। मैंने इसे सजा देने के लिए नहीं रोका, बल्कि सुधारने के लिए रोका। अगर ये कहीं और चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो सीधा से जेल हो जाएगी। फिर कर लेगा अपने सपने पूरे, बदल लेगा अपनी औकात। नहीं बदल पाएगा। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। चोरी करना सही तरीका नहीं है। अगर सपनों को सही तरीके से पूरा नहीं किया जाए ना, तो उसमें बेईमानी की फंगस लग सकती है। तुम्हें किताबें पढ़नी है ना, ठीक है, तुम अंदर बैठ के पढ़ो आराम से।
चोरी मत करो, ये गलत है। अब क्या देख रहे हो, अंदर जाके पढ़ाई करो। ₹500। क्या हुआ बरखुरदार? परागी को ऐसे क्यों देख रहे हो? और ये ऐसे ही क्यों चली गई मिले बिना? वैसे तो मिलकर जाती है हमेशा। लगता है कुछ परेशान थी आज, है ना? पापा, मुझे आपसे कोचिंग सेंटर और परागी से रिलेटेड कुछ अर्जेंट बात करनी, प्लीज। तुम जानते हो ना संजू बेटा, कोचिंग सेंटर को लेकर जो भी सारे डिसीजंस होते हैं वो सब तुम्हारे चाचू लेते हैं। हाँ, ये सब छोड़ के तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि परागी की हेल्प करने के चक्कर में वो आगे निकल जाए और तुम पीछे रह जाओ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पापा? अगर परागी डिजर्व करती है तो वो आगे जरूर जाएगी, और मैं भी कोई हार मानने वालों में से नहीं हूं। अपनी मेहनत पूरी करूंगा, लेकिन अगर परागी आगे निकलेगी तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसे एक सही मौका मिलना चाहिए, दैट्स इट। परिवर्तन भी तो खुद ही लाना होगा। गलत पर उंगली तो सब उठाते हैं, पर कुछ सही करने के लिए कदम कोई नहीं उठाता। भाग लो या फिर भाग लो। पापा, मैं सिर्फ परागी की मदद करना चाहता हूं। आपको पता है, मैंने उसकी आंखों में एक सपना देखा है, IAS ऑफिसर बनने का सपना। वो सपना जिसके लिए उसके पास जुनून है, काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है, दैट्स इट। प्लीज पापा, मुझे ये करना है, प्लीज। संजय, तुम परागी के लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहते हो? क्या हुआ माँ, आपने सब संभाल लिया ना? क्या हुआ? मम्मी जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बताइए ना क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं हुआ। तेरे पापा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया और वो लोग कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं कहने का तो मतलब और भी खतरनाक होता है मम्मी जी। कहीं वो मेरी मासूम सी ननद को कुछ कर ना दे। हाय साईनाथ महाराज, ऐसा मत होने देना। हाय, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ, पापा के रिश्ता मना करने की वजह से अगर अदिति और उसके घर वालों में कोई अनबन हुई ना, तो उस परागी को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब उसकी वजह से हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं संजू, घर परिवार का जुड़े रहना बहुत जरूरी है, और जो तुम कह रहे हो उससे घर की शांति भंग हो सकती है। लेकिन कैसे माँ? देखो संजय, अक्सर घर में झगड़ों की वजह से घरों में लकीरें खिंच जाती है, लेकिन अगर लकीरें पहले से ही निर्धारित कर दी जाए तो बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। तुम्हारी दादी ने ये काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने संजय प्रकाशन बुक स्टोर तुम्हारे पापा के नाम कर दिया और संजय कोचिंग सेंटर तुम्हारे चाचा चाची संभालते हैं। कोई किसी के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन माँ, मैं तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परागी के बारे में सोच रहे हो ना बेटे? तुम्हारे साथ साथ मैं भी यही सोचता हूँ कि परागी जैसी होनहार स्टूडेंट आगे बढ़े, उसे हेल्प मिले। वो छोटी थी तब से उसे देख रहा हूँ। कौन परागी? वो पराशर जी की भतीजी? हाँ वही माँ, हाँ वही। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि हम उनकी मदद करें, लेकिन अगर कान को घुमाकर पकड़े तो? मेरा मतलब है कि हम ऐसा कोई तरीका निकालें कि बुक स्टोर से ही उनकी मदद हो जाए और बात कोचिंग सेंटर तक पहुंचे ना तो? सुषमा, पराशर जी और उनकी भतीजी जैसे स्वाभिमानी लोग किसी की मदद लेते ही कहाँ हैं? वो जब दुकान आती है तो मैं उसे सामने से कहता हूँ,
कि बेटा जा किताब लेकर जा। नहीं, वो वहां बैठकर पढ़ाई करती है, डबल मेहनत करती है, अपने नोट्स बनाती है, लेकिन बुक घर पर नहीं लेके जाती। इसका मतलब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचा सकते। पर इस तरह हम उनकी मदद करेंगे कैसे? यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ माँ, और कोई तरीका नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो ही करना पड़ेगा। और मैंने आज तक आप दोनों की बात कभी टाली है? आप एक बात बताइए, मैंने आप दोनों के साथ कभी आर्ग्यूमेंट किया है? नहीं ना। आप दोनों की बात हमेशा मेरे लिए पत्थर की लकीर रही। प्लीज माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बार बात करनी ही पड़ेगी चाचू से परागी के बारे में। परागी कौन? भाई साहब, भाभी जी, कौन परागी? वो दूध वाली की बेटी? मतलब तू चाहता है कि हम उस दूध वाली की बेटी को फ्री में कोचिंग दें? लेकिन क्यों? क्योंकि चाचू उसका यूपीएससी का सपना अधूरा रह रहा है, सिर्फ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि। कैसा? क्या करे संजू? प्रमोद, बस एक बार संजू की बात सुन लो, फिर जो भी कोई फैसला लेना होगा वो तुम ही लोगे। चल बोल। थैंक यू पापा। तो चाचू एक काम करते हैं, हम दादाजी के नाम पे ना डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करते हैं, है ना? आपको तो पता ही है कि यूपीएससी हमारे देश के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। कितने सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। सोचिए, ऐसे में हमारी ये स्कॉलरशिप कितना कुछ कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी गाइडेंस क्या कुछ नहीं कर सकती। और ये एग्जाम बहुत फेयर है, हम बच्चों का टेस्ट लेंगे, जो पास होगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। और आप हमेशा कहा करते थे ना कि दादाजी कहते हैं कि जिस बिजनेस से आप कुछ कमाते हैं उसे कुछ वापस भी करना चाहिए। ये मौका है दादाजी की बात पर अमल करने का। आप आराम से सोच लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो फैसला आप लेंगे वही आखिरी होगा। प्लीज। ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप एग्जाम्स का पेपर मैं सेट करूंगा। आप मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी अगर परागी को देंगे ना तो वो पास कर लेगी। देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट और फोकस्ड लड़की है। आई लव यू चाचू। ठीक है, मैं निकलता हूं। सुषमा जी। जी? आपको नहीं लगता कि आपके बेटे को परागी से प्यार हो गया है? परागी, ये सपना तुम्हारा है, उड़ान तुम्हारी है, पंख तुम्हारे हैं। मैं तो बस उड़ने के लिए हवा और आसमान देने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ बस। तुम्हारा आईएएस बनने का सपना पूरा होने से कोई नहीं रुक सकता, कोई भी नहीं। दीदी, सब ठीक तो? बड़ी मम्मी, पापा, भैया, भाभी आइए प्लीज। क्या हुआ? क्या है? आप खुद गाड़ी चलाकर आए हो, ऐसी हालत? सब ठीक तो है? सब बर्बाद हो गया तेरी वजह से। अदिति, अदिति, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अदिति, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अदिति बोल ना, क्या हुआ? बेटा बोल, हुआ क्या? एक काम करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। आइए अदिति, आइए। क्या हुआ? क्या है? किसी ने कुछ कहा है आपसे? हुआ क्या है? पानी कीजिए। अदिति, सब घर वाले खड़े हैं, तेरी चुप्पी किसी को समझ नहीं आ रही। क्या हुआ तुझे? हाँ बेटा, बोल ना, क्या हुआ?
मैं बताती हूँ। बात ये है कि हमारी बेटी की जूड़ा खुलाई की रस्म तो पूरी हो गई और पेटी खुलाई की रस्म किए बगैर उसके ससुराल वालों ने उसे पेटी सहित वापस भेज दिया है उसके मायके। जिंदगी भर जिसकी गूंज से हमारी आत्मा कांप उठे, ऐसा तमाचा मारा है हमारे मुंह पर। चूड़ा खुलाई तो कर दी, लेकिन पेटी खुलाई किए बगैर रिजेक्ट कर दिया हमारी बेटी को। अब हमारी बेटी ना तो ससुराल की रही और ना ही कुंवारी। अरे ऐसे कैसे वापस भेज देंगे? अदिति को इस तरह कोई वापस नहीं भेज सकता यार। मैं जीजा जी से भी बात करता हूँ मैं। अरे अतुल, कितना रोगे? बस रोना मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। ये भोलेपन का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा बैरागी। लिफाफा देखकर मजबून भाप लेती हूँ मैं। ये जो सब हो रहा है ना, सिर्फ तेरी वजह से। तुझे और तेरे पापा को दोनों को धुन सवार थी ना कि रिश्ता मना करके आएंगे, शादी नहीं करवाएंगे। मिल गई तसल्ली। अरे तेरी वजह से जिसकी शादी हुई भी थी ना, उसको भी वापस भेज दिया उन लोगों ने। और आप बड़ी छाती चौड़ी करके गए थे ना रिश्ते के लिए मना करने। अब छाती पीट पीट कर माता मनाओ अपनी सगी बेटी की जिंदगी उजाड़ने का। आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी, लेकिन अब अदिति दीदी तो एक रात की दुल्हन हुई ना। छी, एक रात की दुल्हन। आप जानते भी हैं समाज में एक रात के दुल्हन की क्या इज्जत होती है। अरे जीने लायक नहीं छोड़ा आपने अपनी बेटी को। इसकी जिम्मेदारी आपकी और आपकी लाडली परागी की है। किस्मत मेरी फूटी है तो मरूंगी भी मैं ही। अगर मयंक जी ने मुझे नहीं अपाया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। खुदकुशी करना बुज़दिली होती है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुना आपने? नहीं मेरी बच्ची। दूर हो जाओ मुझसे, मैं मार दूंगी खुद को। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। क्या कर रही थी आप? छोड़ मुझे, पराने छोड़ मुझे। आप क्या कर रही हैं? आने दे मुझे, मर जाने दे। अरे जीजा जी फोन क्यों नहीं? दीदी ये क्या कर रही थी आप? दिख नहीं रहा तुमको? खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। क्या? दूर रहना, दूर रहना मेरी बहन से, एकदम दूर। अगर इसके पास आने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अतुल भैया, मैं तो बस क्या बस? आज जो कदम उठाया ना अदिति ने, वो तेरी वजह से उठाया है। सारे फसाद की जड़ तू है। चल बेटा, बैठो। चुप। अपनी बड़ी बहन को इतने बड़े हादसे से बचाने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो एक थप्पड़ मारकर
हुलिया बिगाड़ दूंगी, समझी? नहीं नहीं मम्मी जी, हुलिया मत बिगाड़ना, वरना बेचारी की दूसरी शादी कैसे होगी? बकवास मत कीजिए शिवा भाभी। दूसरी शादी नहीं, मैं अपनी पहली शादी में ही खुश रहूंगी और मयंक जी के पास वापस जाऊंगी। और मेरे सर पे हाथ रख।